पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना एक नया टॉपिक था हमारा फ्री फॉल। ठीक है, हालांकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार थोड़ा सा उसका 2-3 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँ और इसको समझ पाएँ। फ्री फॉल हमने समझा था। फ्री फॉल का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट से नीचे छोड़ते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से वो जाके हमारा नीचे धरती से टकरा जाता है ना। और यहाँ पे क्या आपको एज्यूम करना है, एज्यूम ये करना है कि धरती और इस ऑब्जेक्ट के बीच में मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे हाइट पे रखे हुए हैं, इसको हम छोड़ेंगे तो ऑब्वियस ये बात है जाके नीचे धरती से टकरा जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि धरती इसके ऊपर अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा था और वो अपनी ओर इसको खींच रहा था। और आपको मालूम है कि धरती और इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। आपको ये भी मालूम है कि एयर अपना फोर्स भी लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है कि दोनों के बीच में कोई फोर्स अभी फिलहाल नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा। ठीक है, तो वैसी बात है जाके ये नीचे गिर जाएगा हमारा, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सिंपल सा हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरना चाहिए बिना किसी रुकावट के, यही हमारा होता है फ्री फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल के बाद उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके गिरने का डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन यही चीज यानी कि गिरने का डायरेक्शन के बदलाव का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधा गिरेगा, लेकिन ऐसे ऐसे डोलते डोलते नहीं गिरेगा। लेकिन हमने कल आपको एग्जाम्पल ये भी दिया था कि वहीं पे यदि हम लोग एक पेपर को ऊपर से नीचे गिराएंगे या फिर एक पक्षी के पंख को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो हमारा एकदम हिलते डोलते नीचे गिरता है। इसका मतलब उसके गिरने के डायरेक्शन में बदलाव आया ना। तो क्या यहाँ पे हमारा फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट गलत हो गया? नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा लागू होता है मास और सरफेस एरिया का, जो हमने कल बताया था आपको। थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा बता देते हैं। देखिए, जिसका मास ज्यादा हो और सरफेस एरिया कम हो वो बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज इन डायरेक्शन, मतलब जिसका मास कम हो लेकिन जिसका मास ज्यादा हो और सरफेस एरिया कम हो वो आराम से ऊपर से नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल सीधा गिरेगा, उसके गिरने का डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल हमने कल आपको इसी का दिया था, दोबारा इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए आज। इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, भारी भड़कम है ये, लेकिन उसका सरफेस एरिया देखो कितना कम, मुट्ठी में भर जा रहा है मेरा, सरफेस एरिया इसका बहुत ही कम है। तो ऑब्वियस ये बात है ये ऊपर से नीचे आराम से गिरेगा, वो भी बिल्कुल सीधा गिरेगा। लेकिन जिसका मास क्या हो? कम हो और सरफेस एरिया ज्यादा हो उसके गिरने का डायरेक्शन में चेंज आएगा, चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि जब वो गिरेगा तो उसके गिरने का डायरेक्शन में बदलाव आएगा। हमने कल आपको एग्जांपल किसका दिया था? पेपर का दिया था। वो पेपर बेसिकली हमारा बहुत ही हल्का होता है और उसका सरफेस एरिया क्या होता है? हल्का का मतलब उसका मास कम है लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसके वजह से आप उसको ऊपर से छोड़िएगा तो धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो उड़ते उड़ते घूमते फिरते नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में हमने कहा था कि आपको हम डीपली इसके बारे में बताएंगे उस टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम है हमारा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक ही है ये, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब इसके बारे में और खुल के हम लोग बात कर पाएंगे और आप इस चीज़ों को कनेक्ट की भी कर पाएंगे। अभी बताएंगे बाउंस हो जाएगा सारा कुछ, फायदा नहीं है। और यहाँ पे हालांकि वो बात हमारा भी जिक्र उसका होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा अभी फिलहाल का बात नहीं है। जब हम आपको बता रहे होंगे एक नया टॉपिक जो आपका है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, उसमें हम आपको ये चीज़ खुल के बता पाएंगे और उसमें आप आराम से इसको समझ भी पाएंगे, चीज़ों को रिलेट भी आप कर पाएंगे आराम से। लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने कल आपको ये चीज़ और बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से गिराते हैं ऊपर से तो वो नीचे गिरता है। तो बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था हाइट पे तो ऑब्वियस ये बात है कि वो अभी मेरा फिलहाल रेस्ट में है ना। और जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे उसका वेलोसिटी क्या होगा? घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो पहली बार वो होता है हमारा रेस्ट में, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि 0 है। ओके, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे और जैसे जैसे वो ऊपर से धरती के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे अपना वेलोसिटी और बढ़ाता जाएगा। और बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में अब एक्सेलरेशन आ चुका है
है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसका वेलोसिटी पहले 0 था, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिसका वेलोसिटी और लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि लगातार चेंज होता जा रहा है। इट मींस इस ऑब्जेक्ट में अब हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है। लेकिन ये एक्सेलरेशन इस बॉडी में किसके वजह से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आया। क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ से छोड़ा और ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये संकेत हमको दे रहा है कि ये नीचे आ पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर धरती एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी ओर इसको खींच रहा है, तभी ये ऊपर से नीचे आ पा रहा है। और ऊपर से नीचे आ पा रहा है किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आया ना, इसीलिए हम इसको कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि इसके पास जो एक्सेलरेशन आया वो ग्रेविटी के वजह से आया, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि मोशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल ए, है ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्मॉल जी है। लेकिन है दोनों सेम चीज, आप स्मॉल ए बोलो या फिर आप स्मॉल जी बोलो, बस दोनों में फर्क क्या है, फर्क यह है कि दोनों को लिखने का तरीका अलग है। इसको स्मॉल ए स्मॉल जी लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसको सिंपली हम लोग क्या कहते थे, एक्सेलरेशन कहते थे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, लेकिन है तो दोनों एक्सेलरेशन ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दोनों का SI यूनिट भी सेम होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल है कि सर मोशन चैप्टर में आपने इस वाले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। मोशन चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब सवाल है कि सर इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहले वाले क्लास में आपने समझा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो स्मॉल जी का फॉर्मूला हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। और अगले वाले क्लास में हालांकि आज ही डिस्कस करना था हमको इस स्मॉल जी का फॉर्मूला भी और स्मॉल जी का वैल्यू भी, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि टाइम आज क्लास भी लेट से थोड़ा स्टार्ट हुआ तो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग स्मॉल जी का फॉर्मूला देख लेते हैं और अगले वाले क्लास में हम लोग इस स्मॉल जी का वैल्यू देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लेकिन ये स्मॉल जी आपको बता क्या रहा है, पहले आप ये जान लो बड़े ध्यान से। स्मॉल जी का मतलब आपको स्मॉल ए नहीं, स्मॉल जी का बात होगा केवल। स्मॉल जी आपको यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट से गिरेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। यही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला पहले जनरेट करते हैं। चलिए आ जाइए आप, अब यहां से आप आइए, इसको मिटा दें। देखिए ये जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, इसमें ना हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के आपको समय समय पर फॉर्मूला भी मिलता रहेगा। तो हर फॉर्मूला को आप कोशिश कीजिएगा कि एक सादा पेज ले लें, उस सादे पेज में हर एक फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2 इस तरीके से आप लिखते जाएं। इस और वो फॉर्मूला क्या कहना चाहता था ये भी आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आसान तरीके से आप फॉर्मूले को एक जगह पे रख पाएंगे और कौन सा फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है ये भी आप आराम से समझ पाएंगे। और ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको कहाँ पे मिलेगा मालूम है, न्यूमेरिकल्स में। आप आराम से इसको रिलेट कर पाएंगे। अच्छा एक काम करेंगे हम अभी तुरंत फॉर्मूला पहले स्मॉल जी का बता देते हैं, उसके बाद हम आपको जो 3 फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो आपको हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी क्या होता है। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we know that F equals to ma। देखिए आपने जो चैप्टर पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता था, F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब होता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। अच्छा क्या अब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हमने यहाँ पे आपको बताया था। आप यहाँ पे रीजन में यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा, ब्लू मार्कर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखिएगा ये स्मॉल a जो है स्मॉल g के बराबर होता है, मतलब कि दोनों एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ कहता है f इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे हम f इज इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इसको। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब आप इसको मान लीजिएगा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन we know that यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको एक फोर्स का फॉर्मूला और दिया था। वो फोर्स बेसिकली किसका फॉर्मूला था? ग्रेविटेशनल फोर्स का था। तो वो हमारा कुछ इस प्रकार का था, F इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। याद आ रहा होगा कुछ? तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने निकाला F इज इक्वल्स टू एम जी, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्लास में, उसमें आपने पढ़ा F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को देखकर आपको क्या यूनिक चीज नजर आ रहा है? बिल्कुल खास चीज क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे खास चीज ये नजर आ रहा होगा कि ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, दोनों फोर्स है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये हमारा इसके बराबर है, और दोनों हमारा फोर्स है। जब दोनों फोर्स बराबर है, यहाँ पे दोनों फोर्स ही है तो दोनों बराबर है। जब दोनों फोर्स बराबर है तो इन दोनों का वैल्यू भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एम जी इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखते हुए हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। जब दोनों इस दोनों के वैल्यू के बराबर है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो कि और भी दिखने शुरू हो गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉल एम यहाँ भी है और स्मॉल एम यहाँ भी है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे केवल बच गया g बराबर जी एम बाई डी स्क्वायर। यही अभी आपके पास केवल बचा है। चलिए अब यहाँ पे ना एक चीज लिखने जा रहे हैं, बस 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे क्या है। नहीं तो फिर लिखते हुए समझाएंगे समझ भी नहीं पाइएगा आप बड़ा अच्छे से। तो पहले ना यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाह रहे हैं ऐसे, let an object be on or near the surface of the earth. Let an object be on or near the surface of the earth. The distance d will be equal to r, and r is the radius of the अर्थ। बस यही हम स्टेटमेंट लिखना चाहते थे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू आर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा धरती है, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, OBJ, मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
आप एज्यूम कीजिए कि ये हमारा धरती है और धरती के ऊपर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्वियस ये बात है, धरती और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, और धरती का और इस बीच के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेंगे, इसके सेंटर से लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये बेसिकली है क्या, डिस्टेंस है। क्या यही डिस्टेंस आपको नहीं लगता है कि धरती का रेडियस भी काम करेगा? बिल्कुल। मतलब यहाँ पे हम कहना आपको ये चाह रहे हैं और समझाना ये चाह रहे हैं कि देखिए ये आपका धरती है, धरती के ऊपर ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि हम लोग जो रह रहे हैं धरती है, धरती के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्वियस ये बात है, धरती के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ दूरी होगा, और वो दूरी को हमने क्या डिनोट किया, डी, मतलब कि डी हमने डिनोट कर दिया। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि यही डिस्टेंस इस धरती का रेडियस का भी काम करेगा? बिल्कुल रेडियस का काम करेगा, क्योंकि आधा है, पूरा तो डायमीटर कहलाता है, लेकिन आधा तो हम रेडियस कह देंगे ना। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि या तो धरती के ऊपर रखा हुआ है या फिर धरती के ऊपर से थोड़ा सा, देखो ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि मान लीजिए ये मेरा हाथ धरती है, धरती के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर उसके नजदीक कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इन दोनों के बीच का दूरी होगा वही दूरी हमारा धरती का रेडियस भी कहलाएगा। आप उसको वैसे समझ लीजिए, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस डी है वो वाला डी वही हमारा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। और यहाँ पे हमने आर को क्या डिनोट किया है, यही डी हमारा कैपिटल आर बन जाएगा, और आर को हमने क्या नाम दे दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑब्वियस ही बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस हमने ये एज्यूम किया कि हमारा धरती है, धरती के ऊपर हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो धरती के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ दूरी होगा, उस दूरी को हमने डिस्टेंस नाम दे दिया। और ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी बच्चा इसको देख के बोलेगा कि सर यही डिस्टेंस तो धरती का रेडियस भी काम कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, रेडियस ही है ना। चलिए हो गया बस। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस था वही आपका रेडियस का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप। तो हैंस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू आर, क्योंकि डिस्टेंस ही हमारा अब क्या बन चुका है, रेडियस बन चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको ना कुछ नया चीज दिखना शुरू हो गया होगा। नाउ यही फॉर्मूला हम दोबारा लिखते हैं एक बार। क्या है फॉर्मूला, देखिए g इक्वल्स टू जी एम बाई डी स्क्वायर, जी एम बाई डी स्क्वायर। क्या अब हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो g इक्वल्स टू जी एम, अब यहाँ पे d के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला कैपिटल सॉरी स्मॉल g का, बस ओके। बस यही चीज था इसमें, लेकिन बगल में आप समझने के लिए छोटा सा और सुंदर सा ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आप खुद भी लिख सकते हैं। वेयर ऐसे करके वेयर जी, अच्छा यहाँ पे वेयर जी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू और आर इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब मतलब ये क्या क्या है, जैसे ये स्मॉल जी का वैल्यू आपने मतलब फॉर्मूला आपने ये तो निकाल दिया, लेकिन ये स्मॉल जी है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये कैपिटल जी हमारा क्या होता है, सॉरी एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे कर लो, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी मिस्टेक के लिए हम सॉरी चाहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एम मतलब मास, लेकिन किसका मास, अर्थ का मास, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ, और ये आर रेडियस, किसका रेडियस,
धरती का रेडियस, तो रेडियस ऑफ द अर्थ, बस। तो ये जो आपने फॉर्मूला जनरेट किया, ये फॉर्मूला केवल और केवल आपका स्मॉल जी का वैल्यू निकालने का तरीका है। मतलब कि हम लोग जो अपने अगले वाले क्लास में इस स्मॉल जी का वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्या वैल्यू होता है, वो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालना सीखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इस ये जी का वैल्यू आपका मालूम है 6.7 अप्रॉक्स में, वो ले सकते हैं, और धरती का मास लेंगे और धरती का रेडियस ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल जी का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमारा अगले वाले क्लास यानी कि कल का काम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले। तो एग्जाम में है ना कैसे पूछेगा आप इसको समझ लीजिए। हालांकि जो टॉपिक है आपका फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी, ये टॉपिक सेपरेट टॉपिक नहीं है आपके बुक में, अलग से दिया हुआ नहीं है, ये बेसिकली फ्री फॉल टॉपिक के अंदर ही है। क्योंकि हमने कल आपको क्वेश्चन भी कल बताने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा कल नहीं हो पाया था, तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो अगले वाले क्लास में यानी कि, हाँ पहले आप इसको समझिए, ये सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, बोलेगा कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जनरेट करके बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, वो आपका तरीका ये होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही तरीका आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन बुक के तरीके को थोड़ा सा आप पढ़िएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। वो भी कहना यही बात चाह रहा है, लेकिन एनसीईआरटी कभी भी क्या क्लियरली कुछ बताता है, नहीं बताता, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से समझा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला जब भी आपसे पूछे तो ये वाला फॉर्मूला होता है, डिराइव करने के लिए बोले तो आप इस तरीके से इसको डिराइव कीजिएगा। अगला वाला क्लास हमारा होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि इस स्मॉल जी का वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अगले वाले क्लास में। और अगला वाला क्लास हमारा वाकई में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला क्लास, क्योंकि अगले वाले क्लास में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो किस गति से नीचे गिरेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने समझ लिया, स्मॉल जी को कहते हैं हम लोग। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ये अभी रेस्ट में है, ऑब्वियस ही बात है, छोड़ेंगे तो ये हमारा मोशन में आ जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे गिरता रहेगा अपना हर बार ये वेलोसिटी भी बदलता रहेगा, और वेलोसिटी बदल रहा है इट मीन्स वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन के ग्रेविटेशन के वजह से बदल पा रहा है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सवाल है कि सर क्या कितना भी भारी भरकम ऑब्जेक्ट हम ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या वो एक ही गति से नीचे गिरेगा, मतलब मान लीजिए कि हम एक छोटा सा पत्थर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ा चट्टान ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो क्या सर दोनों का गिरने का गति सेम होगा क्या, आपके मन में सवाल हो रहा होगा, आ रहा होगा ना। मतलब कि आपने सुना भी होगा इसे कई बार, आपने प्रैक्टिकली आपने सुना होगा कि बताओ एक, चलिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये मेरा बोर्ड में ताने वाला कपड़ा है, आपने बहुत बार ऐसे प्रैक्टिकली भी लोगों के मुंह से सुना होगा कि बताओ इन दोनों में से पहले कौन गिरेगा, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये पहले कौन गिरेगा ये कैसे पता चलेगा आपको, हाँ एक ऑब्वियस मतलब कि साधारण सा बच्चा जो ग्रेविटेशन चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा है, जो इसको नहीं समझा है, वो क्या बोलेगा कि सर इन दोनों में से ज़्यादा भारी हमारा ये स्टोन पेपर है, मतलब कि ये पेपर वेट है, तो ऑब्वियस ही बात है जल्दी पहले गिर जाएगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है, यही पहले गिरता है, ये थोड़ा बाद में गिरेगा, माइक्रो सेकेंड ही सही लेकिन गिरेगा बाद में। लेकिन एक इंसान हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप जब इन दोनों को एक साथ छोड़िएगा तो दोनों एक साथ नीचे गिरेगा, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताएंगे पूरा, चलाइए आपका पेपर वो वाला जो कल दिए थे आप, मेरे पास तो फाड़ा हुआ पेपर नहीं है अच्छा कोई बात नहीं। जैसे देखिए, हालांकि इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी एक नॉर्मल सा बच्चा पहली बार ये बोलेगा कि सर ये एक पेपर है और एक पेपर वेट है, दोनों को हम एक साथ छोड़ेंगे तो पेपर थोड़ी देर बाहर गिर जाएगा, ये थोड़ा पहले गिर जाएगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पहले गिर जाएगा, ये ऐसा होता है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम अभी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बारे में और मजेदार बात भी हम बताने वाले हैं। उन्होंने कहा ना कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों एक साथ गिरेगा। उटपटांग लग रहा है ना, उटपटांग लग रहा होगा कि यार दोनों कैसे एक साथ गिर सकता है, ये तो हल्का है थोड़ा देर बाद गिरेगा, ये भारी है थोड़ा जल्दी गिर जाएगा,
यहाँ पे ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जो कि अभी बता देंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो अगले वाले क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि आखिर दोनों एक साथ कैसे गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से आज के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा, अगला वाला क्लास बेसिकली स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर वो कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने हमको कहा कि चाहे दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दोनों को एक साथ गिराओ तो दोनों एक साथ गिरेगा। कौन था वो, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इस स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग धरती के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे और मून के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मून के ऊपर ये तो हमारा क्या है, एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन किसके ऊपर, धरती के ऊपर। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से छोड़ेंगे तो वो किस गति से नीचे गिरेगा, ये हमको कौन बताएगा, स्मॉल जी बताएगा। उसी प्रकार से हम स्मॉल जी का वैल्यू मून पे भी निकालना सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हम मून पे ऊपर छोड़ेंगे, यानी कि मून के ऊपर हम चले गए, मान लीजिए चंद्रमा पे चढ़ गए और वहां पे हम जाके कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, तो चंद्रमा पे कोई ऑब्जेक्ट को जब छोड़ेंगे तो वो किस गति से नीचे गिरेगा। तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट हमारा अगला वाला क्लास होने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से। और अगले वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिकली कल का, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास लेके कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगला वाला क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सब कोई। तो चलिए तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।